हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी फिशरीज है, फिशरीज का जो हमारा पोर्शन सिलेबस में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिश फार्मिंग का। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर में जो भी रही हैं चीज़ें, स्कीम्स जितनी भी हैं, उन सबको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। और ये हमारा जो सोर्स होगा वो PIB होगा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से हम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से ही उठाए जाते हैं। ठीक है, और वो एक ऑथेंटिक साइट होती है, गवर्नमेंट साइट होती है। तो आपको बता देना चाहते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। एक तो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है आपकी, जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी, इसको हम कवर करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसी के अंदर जो मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी, इसी के अंदर एक स्कीम चालू की गई थी 2024 में, मतलब इसी की सब स्कीम है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे यहाँ पे। देन हम कवर करेंगे नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड देखेंगे। चूंकि आप देखे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे डेयरी से रिलेटेड पूछा गया था कि डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन इंप्लीमेंट करता है। तो उस तरह से यहाँ से हमारा फिशरीज का भी पोर्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमारा डेयरी के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फिशरीज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO को देखेंगे, फिशरीज से रिलेटेड क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं इनके थोड़ा बहुत। इसके बाद हम प्रोडक्शंस देखेंगे, प्रोडक्टिविटी कितनी है करंट ईयर की फिशरीज की। ठीक है, एथेंटिक साइट्स से ही देखेंगे हम PIB से। और इसके बाद देखेंगे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे हमारा NDDB होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, वैसे ही हमारा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है ना, NFDB। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। देन हम देखेंगे कि 3 मेथड्स हमारी फिश कल्टिवेशन की। ठीक है, इन मेथड्स को हम देखेंगे। इसमें मेथड्स कौन कौन सी होती है, एक तो होती है RAS मेथड होती है, जो कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम होता है, और एक होता है बायोफ्लॉक यूनिट मेथड होता है। इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोफ्लॉक वाला, ये वाला बायोफ्लॉक यूनिट। और इसके बाद हम देखेंगे रेस वे क्या होता है फिशरीज कल्चर में, और इसके बाद हम देखेंगे सी केज क्या होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सही है, ज़्यादा कोई भी ज़्यादा आपका लेंदी वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत कम पढ़ना, चूँकि हमारा एक तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक सब टॉपिक दिया गया है फिशरीज को। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से कवर करेंगे चीज़ों को, और अंदर ही सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कवर हो जाएंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारे पास हम PIB से ही इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि PIB ऑथेंटिक सोर्स होता है और क्वेश्चन भी वहाँ से पूछे जाते हैं। जो भी PIB के आपके जो भी आपके 1 साल की चीज़ें जो न्यूज़ में रही है 1 ईयर से, तो उनको हम उनकी PDF को डाउनलोड कर लिए यहाँ पे, और इसको मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो हिंदी में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी माध्यम में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक पहली PDF जो थी, यहाँ पे देखिए हमारी न्यूज़ है 8 जुलाई 2026 की, यानी कि लेटेस्ट न्यूज़ है अभी ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हुआ होगा। अब मैं पूरी न्यूज़ के बारे में डिस्कस नहीं करूँ, मैं काम की चीज़ों में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो न्यूज़ जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग हुई थी, और रिव्यू मीटिंग में मतलब कि जो उड़ीसा में हुआ था, वहाँ पे फिशरीज से रिलेटेड कुछ प्लान्स किए गए थे। तो उसको देखते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस किया है यहाँ पे PIB में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो एक तो इंपॉर्टेंट हमारा कि जो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज हैं, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो सबसे पहले आपको जानना है कि फिशरीज कहाँ पे आता है, जो मंत्रालय है किसके अंतर्गत आता है। तो फिशरीज का जो मंत्रालय है ना, पूरा मंत्रालय ये है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये पूरा मंत्रालय इतना बड़ा है ये पूरा। ठीक है, यानी मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी वाला पोर्शन जो है एक ही मतलब मंत्रालय हैंडल करता है। तो एक तो बात पता होना चाहिए। इसके जो मिनिस्टर हैं आपके अभी करंट में राजीव रंजन सिंह है। ठीक है, तो अभी ये मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे। और इसके बाद कुछ सपोर्ट मतलब स्कीम को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बात किया था यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, तो मतलब कि कवरिंग द फिश प्रोडक्शन इन्हांसमेंट, ये जो हमारी ये जो स्कीम है ना, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फिश के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, और साथ में टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन करेंगे, जो कि हमारा मछली पालन से रिलेटेड होंगी। इसके बाद हम फिशरी वेलफेयर, मतलब कि जो मछली जो मछली जो मतलब फिशर्स होते हैं, फिशर्स मतलब फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे होते हैं, उनकी वेलफेयर से रिलेटेड भी हमारी योजना जो है काम करती है। और साथ में जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ है, यानी मछली को पकड़ने के बाद उसको किस तरह से स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, इसके बारे में भी यहाँ पे डील करता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, और इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक बात और जान लीजिए कि जो योजना थी 2020 में ही चालू की गई है। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको। ठीक है, इसका एक चीज़ और देखिए, जैसे आप देखे होंगे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा मंत्रालय, कौन सा सेक्रेटरी क्या डील करता है। तो एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि इफेक्टिव कन्वर्जेंस बिटवीन द सेंट्रल स्कीम।
ठीक है। स्टेट स्कीम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सबको मतलब एक साथ मतलब एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन डील करता है, तो सेक्रेटरी जो होता है फिशरीज डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये डील करता है। ठीक है, इसका नाम याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखो मोटे तौर पे, आपको याद भी नहीं करना, बस वहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ पे माइंड आपका काम करना चाहिए। इसके बाद आपका एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। इनके अभी जो मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं विजय कुमार बहेरा है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये चीज़ें नहीं आती एग्जाम में। ठीक है, आपको नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को हम यहाँ पे कवर करेंगे आगे की पीडीएफ में। ठीक है, चूंकि मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीआईबी में आपकी चर्चा की गई है, तो इसको हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम एक आउटलाइन दे रहे हैं आपको, और आपके पीआईबी भी कवर हो रही है इसी के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा है कि आपके पहले जो क्वेश्चन आए यहीं से आए हैं। इसके बाद आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखना ही हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। आपको यहाँ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में देखना है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जैसे आपका डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था। किसान क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे मैं कवर नहीं करूँगा, उसको अलग से कवर कर दूंगा। इसके बाद हमने इसको बताया ही था कि ये जो इसी के अंदर एक सब स्कीम थी, जो ये वाली थी स्कीम आपकी, तो इसको भी हम देखेंगे। और साथ में आईसीआर का एक रिसर्च सेंटर की यहाँ पे चर्चा की गई है, तो आईसीआर का रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पता होना चाहिए वाला, कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इतना ही हमें जानना है आपसे। साथ में नाबार्ड भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, फंडिंग वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इतना ही देखेंगे वाली पीडीएफ में हम। नेक्स्ट अब आगे हम बात करते हैं, डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। यहाँ पे चलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि क्या हुआ है कि आपका जो 5 ईयर जो है कंप्लीट हो गए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के। ठीक है, तो 5 ईयर कंप्लीट हुए तो पूरी रिपोर्ट आई है, इसके बारे में पूरा चर्चा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन की। ठीक है, कि उत्पादन कितना हुआ मछली का। तो इंडिया जो है अचीविंग द रिकॉर्ड फिश प्रोडक्शन, अभी तक का रिकॉर्ड फिश प्रोडक्शन को अचीव कर लिया भारत ने, इंडिया ने। और हमारा कितना फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन कितना हमारा 195 लाख टन है। कितना है, 195 लाख टन है। ये डाटा आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आने का पूरी संभावना बन जाती है। और वर्ल्ड में हमारा सेकंड स्थान कितना, कौन सा स्थान है, सेकंड लार्जेस्ट। हम कितना है, सेकंड लार्जेस्ट हम वहाँ पे पूरे विश्व में हैं, 2-3 नंबर पे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जिसमें एवरेज हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, यानी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब कितना किलोग्राम या कितना टन पर हेक्टेयर प्रोड्यूस कर रहा। तो 1 हेक्टेयर में हमारा 3 से 4.5 टन, मतलब 3 से 4.5 ही याद रखो इसको आप, मतलब 3 to 4.7 है हालांकि, तो इतना याद रखो राउंड फिगर में, इतना हमारा प्रोडक्टिविटी है 1 हेक्टेयर की, है ना, 2025 के हिसाब से। बाकी ये चीज़ें डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब 58 लाख लोग यहाँ पे इनको रोजगार मिल रहा है। ठीक है, ये सब पढ़ने की इतनी डीप में ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानने की जरूरत होती है, जहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये वाली चीज़ें हैं कि आपका जो प्रधानमंत्री जो आपका मत्स्य संपदा योजना है, तो ये आपकी लॉन्च हुई है 10 सितंबर 1920 में लॉन्च हुई। कब लॉन्च हुई, 10 सितंबर 2020 में। तो ये आपको डाटा यहाँ पे याद रखना है वाला, 2020 में याद हुई है, और 10 सितंबर में हुई। आप देखे होंगे लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका ई नाम जो है वो कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ई नाम आपका 14 फरवरी को लॉन्च हुआ था, ऐसा कुछ 14 अप्रैल को था। तो ऐसा यहाँ पे भी आपको याद होना चाहिए मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च हुई थी, क्योंकि इसके 5 साल कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसका देखो क्या होता है तुम्हारा फिशरीज सेक्टर इकोलॉजी। अब एक काम क्या करता है आपका, जो आपका मतलब जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो इसको क्या करना होता है, तो फिशरीज सेक्टर के लिए काम करती है पहली बात तो। साथ में इकोलॉजिकल हेल्दी, मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार करती है, किसके लिए, मछली पालन के लिए, फिशरीज के लिए। इकोनॉमिकली वाइबल, यानी कम रेट में कम पूंजी में किस तरह से मछली का उत्पादन करें, इसके लिए वो काम करती है, सब्सिडी वगैरह भी देती है। साथ में सोशली इंक्लूसिव बाय द एड्रेसिंग द क्रिटिकल गैप इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा जो गैप है प्रोडक्शन के और प्रोडक्टिविटी के बीच में, क्यों इतना कम प्रोडक्शन है, उसका कारण को समझती है, और साथ में उसके मतलब की निवारण में काम करती है। ठीक है, क्वालिटी पे ध्यान देती है कि मछली की क्वालिटी को कैसे हमें बढ़ाना है, अच्छी क्वालिटी की मछली और प्रॉपर साइज की मछलियाँ कैसे हमें तैयार करना है। ठीक है, साथ में टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन करती है, जो भी नई टेक्नोलॉजी है उनको फार्मर्स तक पहुंचाती है। साथ में पोस्ट हार्वेस्ट
जो मैनेजमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करती है कि मतलब पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मतलब मछली को पकड़ने के बाद किस तरह से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है, कैसे कैसे कोल्ड स्टोरेज बनाना है, ये सब चीज़ों पे यहाँ पे रिसर्च या काम है, मतलब ये जो हमारी योजना है इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब आगे और हम देखते हैं। और इसके बारे में अगर हम इसकी बात करें तो आपको एक केस स्टडी दी हुई है, इसको यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना है। देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए बैकग्राउंड ऑफ द अप्रूवल टू एक्सटेंशन, इसमें देख लीजिए आप। तो प्रधानमंत्री जो हमारी मत्स्य संपदा में थी वो यूनियन बजट द्वारा 2020 में मतलब इसको चलाया गया था, लागू किया गया था, बात की गई थी उस टाइम पे। और यही हमने जो पीछे बताया आपको कि क्रिटिकल गैप अक्रॉस द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच का जो गैप उसको फिल करती है, क्वालिटी बढ़ाती है, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन करती है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, यानी कि फसल की पोस्ट हार्वेस्ट मतलब होता है कि मछली को पकड़ने के बाद की प्रक्रिया जो होती है, इसको मैनेज करती है, वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन करती है, मतलब मॉडर्न वैल्यू चेन बनाना है कि मतलब किस तरह से आसानी से एक सिटी से दूसरे सिटी में और वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सके इसका। ठीक है, और साथ में ट्रेसेबिलिटी एंड वेलफेयर ऑफ द फिशर्स, जो मतलब फिशर्स हैं उनके वेलफेयर्स के लिए कैसे बात कर सकते हैं। और ये तो आपको बता ही दिया था कि 2020 को इसको चालू किया गया था। और साथ में आपका ब्लू रिवॉल्यूशन की बात की गई है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन हमारा किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका पूछने को आ सकता है। ठीक है, फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखो बात किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जैसे कि तुम्हारा एनिमल, ये जो हमारा मिनिस्ट्री कौन सा है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात भी है एक आपकी। और इसके बाद आप देख लीजिए एनडीडीबी जो होता है आपका, सॉरी एनएफडीबी जो होता है, यानी नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा यहीं पे देख लीजिए आप। नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसका मुख्यालय होता है आपका हैदराबाद में। ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसको याद रखना। तो ये क्या है? नोडल एजेंसी है किसके लिए? आपका यही जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनएफडीबी यानी नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड है। और ये क्या काम करता है? आपका ट्रेनिंग देता है, अवेयरनेस देता है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंतर्गत यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये जो आपकी एनएफडीबी है क्या करती है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस करती है और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ये है कि जैसे आप हो तो आपको बुलाएगी, आपको ट्रेनिंग देगी और आपको प्रॉपर मछली का प्रोडक्शन कराएगी। ठीक है, आपको बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब 2025-26 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है आगे। ठीक है, इस स्कीम को, क्योंकि 5 साल के लिए स्कीम लाई गई थी 2020 में, मतलब कि इसको 22 जुलाई के बाद इसको बढ़ा दिया गया इसका समय सीमा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी आपकी, एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब उसके अंतर्गत और भी स्कीम आती है। मतलब एक ऐसी स्कीम है वाली ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके अंतर्गत और भी स्कीम क्या है आती हैं, इसके अंतर्गत स्कीम आती है, हम देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक प्रकार की क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कुछ होती है इसके अंतर्गत और कुछ होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्कीम इसके अंदर आएगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर में क्या होगा कि जो मतलब कि सेंट्रल सेक्टर होगी ना, जहाँ पे सेक्टर लगा होगा, ये याद रखिएगा, जहाँ सेक्टर लगा होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरह से फंड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और इम्प्लीमेंट भी करता है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? मतलब ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इनको फंडिंग भी करेगी और इम्प्लीमेंटेशन दोनों करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है, तो ये पार्शली सपोर्टेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट। ये मतलब कि कुछ फंड क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट देता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या होगा 60 और 40 का चला करता है रेशियो ना, कि 60% जो होती है सेंट्रल देती है, 40% स्टेट देती है। तो इस तरह से आधा फंड क्या करती है, कुछ फंड होती है स्टेट देती है, कुछ फंड होता है सेंटर देता है, और इम्प्लीमेंट करता है पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है, जबकि सेंट्रल सेक्टर होती है 100% क्या होती है, सपोर्टेड होती है आपकी, फंडेड होती है आपकी स्टेट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। ये ग्राफ में भी यही चीज़ दी हुई है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ समझ लेते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी है। स्पॉन्सर्ड मतलब जिनको स्टेट क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। तो इसके अंतर्गत क्या करता है, इन्हांस करना है प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब ये जो चीज़ें दी हुई है ना यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हम बात करें कि आपका एक मिनट, अगर हम बात करें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्पॉन्सर मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसमें क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगा, जैसे कि आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है,
उपज उसकी कैसे बढ़ाना है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी को डेवलप करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना कि किस तरह से मछली को ड्राई करते हैं और उनको मतलब कि अलग अलग प्रकार से उनको प्रोसेसिंग करते हैं, सब के बारे में यहाँ पे मतलब कि स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर डिस्कस होता है। साथ में फिशरीज मैनेजमेंट कैसे करना है और साथ में रेगुलेटरी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। और इसका मेन विजन होता है दैट इज द इकोलॉजिकली हेल्दी, इकोनॉमिकली वाइबल एंड सोशली इंक्लूसिव। मतलब इकोलॉजिकली हेल्दी होना चाहिए, मतलब इकोलॉजिकल मतलब कि तुम्हारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इकोनॉमिकली वाइबल मतलब कि जो पैसा लगा रहे हो उससे कुछ इनपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, मतलब अगर तुम पैसे लगा रहे हो कुछ तो उसका रिटर्न आना चाहिए। सोशली इंक्लूसिव मतलब यहाँ सभी लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को इंक्लूड करना है, चाहे वो मतलब कि वुमेन्स हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे जनरल, सबको यहाँ पे इंक्लूड करना। सोशली इंक्लूसिव हो गया यहाँ पे फिशरी सेक्टर दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द फिशर्स एंड फिश फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब मेन विजन है आपका किसका, जो आपकी मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ठीक है। बात क्लियर हो रही होगी। और साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देना इसका और कंट्री विद द सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे ही आपका स्टेटमेंट दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके कुछ विजन और ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं तो इसको आप शॉर्ट में देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ में कि हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज पोटेंशियल, मतलब जो फिशरीज पोटेंशियल है ना आपका, मतलब मान लो सपोज दैट आपका पोटेंशियल है कि हम मतलब कि अभी जो हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा है, मतलब कि सॉरी 2 गुना ज़्यादा है। तो आपको उसके लिए मतलब उसको किस तरह से हार्नेस करना, किस तरह से वहाँ तक पहुँचना, उसके बारे में मतलब काम करता है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, ठीक है। इन्हांसिंग द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, आपके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। साथ में मॉडर्नाइजिंग करना है, मतलब मॉडर्न करना है, कोई डिजिटल चीज़ें हैं उनको लाना है, कोई डिजिटल मतलब कि मछली पकड़ने के टूल्स हैं उनको मतलब इंट्रोड्यूस करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है वैल्यू चेन को, और साथ में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट को में भी काम यहाँ पे करना है कि मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए मछलियों की, ठीक है। इसका डबलिंग मतलब डबल करना है, दैट इज द फिशर्स एंड फिश फार्मर इनकम को, मतलब जो मछुआरे हैं, जो मछली पालने वाले किसान हैं उनकी इनकम को करना है, डबल करना है। साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल मतलब जो ग्रास वैल्यू मतलब एडेड मतलब हमारा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि मछली क्या होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। सोशली, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली सिक्योरिटी प्रदान करना, ठीक है। और साथ में रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी यहाँ पे डेवलप करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतना नहीं घुसना डीप में। इसका इसके देख लीजिए कुछ एट ए ग्लांस मतलब कुछ चीज़ें दी हुई है क्या क्या हुआ इसमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया गया, सपोर्ट फिश फार्मर्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी। एक बात और याद रखना यहाँ पे, ये जो होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक स्कीम आएगी जहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है। मतलब जो सब्सिडी है ना आपको 3% आपको क्या मिल जाएगा, मतलब कि 3% आपको माफ़ी मिल जाएगी, मतलब छूट मिल जाएगी इसमें शायद, है ना, ऐसा कुछ है। हम एक बार उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसका देखो क्या होता है मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, मतलब मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए किस तरह से हमें सूटेबल बनाया जाए। तो इसके लिए क्या करता है कि सपोर्ट फॉर द कोल्ड चेन डेवलप करना, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना एंड स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। इससे क्या होगा कि मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट है वो स्ट्रेंथन होगा और साथ में क्या होगा आपका प्रॉपर मतलब कि मजबूत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेक्स हमारा रिजर्व यहाँ पे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। तो रिकॉर्ड हमारा फिश प्रोडक्शन कितना हुआ है, 195 लाख टन हुआ, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं 2024-25 में। यही डाटा लेटेस्ट है, यही डाटा आपसे पूछा जा सकता है। हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, भी हम बात कर लिए हैं वर्ल्ड में, जो कि 8% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे फिश से रिलेटेड हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सी फूड मार्केट में भी हमारी एक ग्लोबल में पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ पे टारगेट और अचीवमेंट। तो कुछ टारगेट थे, जब हमने हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया था तो इसके कुछ टारगेट्स थे और सारे टारगेट हमने अचीव कर लिए, ठीक है ना। तो इधर अचीवमेंट में मत जाओ, बस ये देख लो टारगेट क्या थे, मतलब इसको याद नहीं करना बिल्कुल भी, आपको बस माइंड में रखना है कि हाँ ऐसा कुछ था। तो जैसे क्या करना था, 55 लाख हमें मतलब क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था उस टाइम पे, मतलब 55 लाख लोगों को किसी तरह से मछली पालन से मतलब जॉब मिल पाए, ठीक है। इन्हांस करना है एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को, 3 से 5 टन तक हमें ले जाना है, मतलब 5 टन पर हेक्टेयर होना चाहिए। तो आप देखे होंगे कि कितना हो गया, 4.5 टन पर हेक्टेयर ऑलरेडी हो गया, यहाँ पे दिया होगा, ये देखो 4.7 टन पर हेक्टेयर हम पहुँच गए हैं।
इसके बाद पहले क्या होता था, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता था, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता था, मतलब कि जो मछली को पकड़ने के बाद पहले 25% तक मछलियाँ खराब हो जाती थी, यानी कि खराब होने का मतलब है कि मतलब कि लॉसेस हो जाता था पोस्ट हार्वेस्ट। इसको करना है 10% तक, मतलब 10% ज़्यादा हमारा मछली का मतलब कि वो नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस नहीं होना चाहिए, और हम इसको अचीव करके पहुँच गए हैं 10% तक। इसको याद नहीं करना, बस एक रफ आइडिया ले लो, ठीक है। फिश कंजम्पशन को हमें इंक्रीज करना है, 5.5 से 6 किलोग्राम था तो उसको 12 मतलब डबल करना सीधा सीधा। तो पहले 5 किलोग्राम मछली लोग खाते थे, अब लेकिन कितना हो गया है, 12 से 13 किलोग्राम हो गया है, ठीक है ना, कंजम्पशन इसका। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आप एम्पावरिंग वुमेन फिशरीज। इसके बाद देखो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्डिंग द क्लाइमेट रेजिलिएंट थ्रू टेक्नोलॉजी। चूँकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वाटर भी हमें नहीं मिलता है रिवर्स में या पॉन्ड्स में, तो हमें मतलब उसके अकॉर्डिंग फिश को मतलब कि अब कल्चर करना है। तो हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मान लो आपके कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, 4 टेक्नोलॉजी याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि फिश के लिए इंपॉर्टेंट है, या मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी है किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिश पालन यानी मछली पालन से रिलेटेड है। तो क्या है टेक्नोलॉजी का नाम, एक तो है आपका रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको RS के नाम से जानते हैं। फिर है आपका बायोफ्लॉक यूनिट हो गया, इसके बाद आपका रेसवे टेक्निक हो गई, और एक है आपकी सी केज हो गई। एक क्या है मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे बायोफ्लॉक यूनिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नाम आपसे पूछा जा सकता है कि बायोफ्लॉक यूनिट किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका फिशरीज से रिलेटेड है, मछली पालन से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इनको भी हम देखते हैं थोड़ा है क्या ये, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो देखो इसमें क्या होता है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है ना, मतलब ये देख लो यहाँ पे ये है हमारे पास, ये सिस्टम जो है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये है हमारे पास दिया हुआ है। तो जो वाटर है ना, ये फिश यहाँ पे है, ठीक है, मछली है, मान लो पॉन्ड है, फिश टैंक है, इसमें क्या होगा, बायो फिल्टर लगा होगा। क्या लगा होता है, बायो फिल्टर लगा होता है। तो पानी हम क्या करते हैं, 90% पानी क्या होता है इसमें जाता है, और इसमें पानी क्या होता है फिल्टर होकर फिर यहाँ पे दोबारा ये टैंक में जाता है, और फिर इसको क्या करते हैं यहाँ पे करके रीयूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि मतलब क्या होता है, बायो फिल्टर क्या करता है, ये जो होता है मछली में सबसे ज़्यादा जो मतलब जो पॉल्यूशन पाया जाता है, मतलब वाटर जो खराब होता है, मतलब जो फिश होती हैं उनका जो पानी जो गंदा हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, अमोनिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अमोनिया की वजह से। तो ये जो होता है फिल्टर जो लगा होता है, अमोनिया किस में कन्वर्ट करता है, NO3 में करता है, जिसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। और फिर नाइट्रिफिकेशन से ये जो नाइट्रोजन है या कि हवा में उड़ जाती है या कुछ और इसका मतलब कि टूट जाती है आगे चल के। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो हमारा मेजर पॉल्यूटेंट क्या होता है फिश कल्चर में, तो अमोनिया होता है, क्योंकि ये मछलियाँ क्या होती हैं, मतलब अपना एक्सक्रीटा जो होती हैं निकालती रहती पानी में, इससे अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी, ये क्या होता है तुम्हारा रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम क्या है। अब हम देखते हैं बायोफ्लॉक को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, रेसवे देख लेते हैं, रेसवे, ठीक है। तो रेसवे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वाटर क्या होता है तुम्हारा फ्लो करता हुआ होता है और वन वे फ्लो करता है। जैसे देख लो यहाँ पे रेसवे बना हुआ है, तो ये जो पानी है ना ये रेसवे है, ठीक है। तो पानी क्या होता है इस डायरेक्शन में मान लो फ्लो कर रहा है, तो मछलियाँ जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो करता है उसके अपोजिट चलती हैं अक्सर। तो इस तरह मछलियाँ यहाँ पे क्या होंगी, मूव करती हुई आगे बढ़ती हैं। तो ये लगातार मछलियाँ क्या होती हैं, चलती रहती हैं, तो इससे इनको ग्रोथ करने में आसानी होती है, ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो रेसवे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम सी केज की ओर। क्या होता है, तो सी केज क्या होता है इसको देख लो। सी केज क्या होता है, एक प्रकार से फिक्स नेट होता है, एक जाल होती है या एक मतलब कि नेटवर्क बना देते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, तो समुद्र में बनाते हैं। इसे हम मेराइन कल्चर के लिए यूज करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारा डायग्राम, तो इस तरह का जाल हमने क्या किया, बना दिया है और इसको चारों ओर लगा दिया है और यहाँ मछलियाँ रहती हैं। तो ये मछलियाँ क्या है, समुद्र में भाग नहीं पाएंगी यहाँ से, ठीक है ना। तो इसे ही कहते हैं हम सी केज। तो आपको पता होना चाहिए वर्ड जो लिखे हुए हैं, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, रेसवे एंड सी केज किससे रिलेटेड है, आपका फिशरीज से रिलेटेड है। अभी हम देखेंगे बायोफ्लॉक यूनिट को। तो देखो बायोफ्लॉक यूनिट यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है PIB ने, तो आपका मतलब इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लेना, बाकी भले ही भूल जाना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। बायोफ्लॉक में एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर टेक्निक होती है, और पहले समझ लो पहले क्या है बायोफ्लॉक। देखो बायोफ्लॉक में क्या होता है कि इसमें जो मछली का एक्सक्रीटा होता है ना, मछली मान लो यहाँ पे क्या होता है ऐसे करके यूनिट बनाए जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ मछलियाँ हैं, इसमें मछलियाँ हैं सपोज दैट, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका जो मतलब कि एक्सक्रीटा वगैरह होगा, इसकी जो गंदगी निकल रही होगी मछली से, इसका क्या यूज हो जाता है, प्लैंकटन वगैरह बनाने में यूज होता है। यहाँ पे कुछ कीड़े वगैरह जू प्लैंकटन वगैरह तैयार होते हैं और मछली फिर इसको क्या करती, खाती है, ठीक है, इसको खाती है मछली। तो ये प्रकार से क्या होता है कि इसको मछली खा के खत्म करती है और पानी को शुद्ध करती रहती है। तो एक स्पेशल प्रकार की स्पीसीज होती है मछली की, वही यहाँ पे सर्वाइव करती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लो एक बार, तो क्या होता है, दिस इज ए सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मेथड, जो कि क्या करता है, रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट को, यानी मछली जो खाई है और उसको फिर क्या की, निकाली है, तो निकाली है तो फिर उससे क्या बनेगा, कुछ और यहाँ पे तैयार होंगे प्लैंकटन और फिर उसको खाएगी। तो ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट कर रही है इन द वाटर यूजिंग द बेनिफिशियल माइक्रोब, जो बेनिफिशियल माइक्रोब को यूज कर करके, एंड माइक्रोब फ्रॉम द क्लम्प कॉल्ड एज द बायोफ्लॉक। ये जो क्लम्प में माइक्रोब बनते हैं ना, क्लम्प मतलब इसका जो एक्सीटा होता है उसमें माइक्रोब आते हैं, तो उसे कहते हैं बायोफ्लॉक, ठीक है। फिर सर्वाइव द नेचुरल फीड, जो कि खाने के लिए मतलब कि मटेरियल तैयार करती है मछलियों को, एंड आल्सो हेल्प इन द क्लीन द वाटर, और साथ में पानी को शुद्ध भी करती है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को आपको याद रखना है, यही पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये मेथड जो होती है, इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है कि बहुत वाटर एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये मछलियाँ ही इसको शुद्ध करती रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिटिल या नो वाटर एक्सचेंज किस में होता है, तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में ही होता है, ठीक है। और आइडियल होती है फॉर द हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग के लिए वाली, मतलब हाई डेंसिटी मतलब बहुत सारी मछलियाँ तुम पाल सकते हो। जैसे देखो बायोफ्लॉक टेक्निक मैंने यहाँ पर लगा रखी है, ये देखो यहाँ पे भी एक टैंक पड़ा हुआ है, एक टैंक यहाँ पे भी है, एक टैंक यहाँ पे भी, ऐसे करके टैंक बना के और एक हम डेंस फार्मिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, विद द मिनिमल रिसोर्स, मतलब रिसोर्स कम है, ज़मीन कम है, तब भी हम यहाँ पे मतलब इसको लगा सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक अप्रोच है, और साथ में ग्रीन। अच्छा एक बात और याद रखना, इसको क्या नाम दिया है इन्होंने, द नेम ग्रीन सूप। तो पूछा जाएगा ग्रीन सूप नाम से कौन जाना जाता है, तो आपका बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ऑफ द फिश कल्चर जो होता है वही ग्रीन सूप के नाम से जाना जाता है, या फिर हेट्रोट्रॉपिक पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। बायोफ्लॉक पॉन्ड जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक पॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक जो तालाब होते हैं उनके नाम से जाने जाते हैं। तो ग्रीन सूप और हेट्रोट्रॉपिक पॉन्ड किससे रिलेटेड है, बायोफ्लॉक टेक्निक से रिलेटेड है, और जो कि मछली पालन से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि न्यूज़ में है, पीआईबी में है, इसका मतलब पूछने का चांसेस है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ याद नहीं करना है कुछ भी, यहाँ पे आपको छोड़ दीजिए सब। तो आई थिंक मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब साथ में, ठीक है, तो दोस्तों मैं जो है आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको आपको ये चीज़ समझना है यहाँ पे कि मतलब पीआईबी से ही मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो पीआईबी में दिया हुआ वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ मात्र, बाकी कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा जो 20 के 20 क्वेश्चन थे ना पीआईबी से ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कि यहाँ पे ऐसे ही पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग इकोसिस्टम, ठीक है। तो पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो क्या होता है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाया गया है, इसकी बात चल रही थी और ये बनाया गया है, ठीक है। और इसमें मतलब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 544 करोड़ रुपए खर्च भी हुए, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ऐसा कुछ मतलब फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो कि मतलब कि इसकी मार्केटिंग को और इसके मतलब कि रख रखाव को, इसकी पोस्ट हार्वेस्ट मतलब की टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर ये लोग काम करेंगे, ठीक है। साथ में एक चीज़ और देख लो, अब यहाँ पे वाली आ गई आपकी ये स्कीम जो आपको बताया था वहाँ पे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसकी बात हमने किया था ना कि एक योजना हम ये वाली कवर करेंगे। तो ये योजना जो है आपकी किसके अंतर आती है, इसी के अंतर्गत आती है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही आती है, जो कि सब स्कीम है। क्या है, सब स्कीम है। किसकी सब स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। कौन सी, तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह, ये समृद्धि सह योजना याद रखना है। और ये कब लॉन्च हुई थी, 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बात क्लियर हो गई, मतलब कि 100% फंड कौन करेगा इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो आपको बताया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम का काम क्या होता है तुम्हारा, ये क्या फोकस करेगी, फिशरीज सेक्टर को ये क्या करेगी, इंसेंटिव देगी। क्या देगी, इंसेंटिव देगी। अब द एक्वाकल्चर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, वैल्यू चेन एफिशिएंसी को बढ़ाएगी, और साथ में सेफ्टी एंड क्वालिटी सिस्टम में भी ध्यान रखेगी ये सब, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है ना। और वैल्यू चेन रिजिलियंस कैसे होगा इसको देखते हैं, ठीक है। पहले वाला आप देख लो, यहाँ पे ये आपने एक डायग्राम दिया हमने, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब 5500 प्राइमरी फिशरीज जो हैं कोऑपरेटिव एंड फंक्शन एज ए फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये फिशरीज कोऑपरेटिव और साथ में फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो फिशरी से रिलेटेड एफपीओ हैं और साथ में आपके
प्राइमरी फिशरमैन्स है, मतलब कोऑपरेटिव जो छोटे छोटे बने थे, इनको मिल के इसमें मतलब कुछ करना है। और क्या करेंगे तो ये करे मतलब इसका काम क्या है, तो ये प्रोवाइड करेगा इनको मॉनिटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है ना, मतलब मेंटरिंग करेगा और साथ में कैपेसिटी मतलब बताएगा कि कैसे आपको मछली का पालन करना है, और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देगा 2 लाख रुपए तक ईच कोऑपरेटिव को, तो 2 लाख रुपए तक फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ से मिलेगा आपको। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कौन सी, प्रधानमंत्री मत्स्य सह योजना, ठीक है ना। अब आगे देख लो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता NFDA मतलब नेशनल फिश डेवलपमेंट पोर्टल के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया है 11 सितंबर 2024 को। तो इतना याद रख सकते हो आप कि नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया है, 11 सितंबर 2024 को। हालांकि इतना रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जो कि सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म एक प्रकार से, जहाँ पे सारी समस्या जो होगी एक साथ खत्म हो जाएगी। मतलब आपको अप्लाई करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है मछली पालन के लिए, या आपको कोई योजना का लाभ लेना है, या जो भी आपको करना है, मतलब एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या नाम है इसका, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है देख लो, तो फार्मलाइज द फिशरीज एक्वाकल्चर सेक्टर बाय क्रिएटिंग द वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटीज फॉर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। यानी इसमें क्या करेगा, सीधी बात है, मतलब कि डेटाबेस वगैरह तैयार करेगा फिश फार्मर्स का, मतलब कि कैसे क्या इंप्रूवमेंट करना है, कोऑपरेटिव बने हुए तो उनको मतलब ट्रैक करेगा, इंटरप्राइजेस क्या क्या हैं कैसे हैं, ठीक है, वैल्यू चेन सेक्टर को भी बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ऐसा इसका काम होता है मेनली। तो ये हमारा था नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फाइनली आपको पता ही था, ये बात हमने बता दी है, 195 लाख टन प्रोडक्शन हुआ इस साल मछली का, और 58 लाख लोगों को यहाँ पे लाइवलीहुड मिल रहा है, और ब्लू रिवोल्यूशन जो है मछली पालन से के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सब इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये मैटर हमारा खत्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। तो अगला हमारा क्या है, एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। जैसे हमारा डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था, वैसे एक्वाकल्चर है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लो, थोड़ा शॉर्ट में देख लो, ज़्यादा नहीं देखना, इतना ही है। बाकी पूरी PDF नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जो काम की चीज़ हम हाईलाइट कर रखे हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देख लो यहाँ पे। पहली बात तो इसका मिनिस्ट्री क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है, तो इसका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज डील करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। बात क्लियर हो गई। एंड डेयरी 2018-19 में बनाया गया था ये फंड, ठीक है। और किसके लिए बनाया गया था, इम्प्लीमेंटिंग द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। टोटल साइज क्या था इसका, 7,000 करोड़ था। इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ये देख लो, इंपॉर्टेंट यही है, क्रिएटिंग एंड एक्सटेंडिंग द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोई ट्रेन चलाई जाए, ऐसे करके मतलब मछली को बढ़ावा देने के लिए फंड बनाया गया था, ठीक है, अपने कंट्री में। इसके बाद इसका क्या काम था, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस फिशरीज, मछलियों को के डेवलपमेंट के लिए फंड देता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए। एलिजिबल एंटिटीज़ जो होते हैं, मतलब जो लोग एलिजिबल होते हैं, जो कोऑपरेटिव एलिजिबल होते हैं, या जो एजेंसी एलिजिबल होती हैं, या जो FPO एलिजिबल होते हैं, उनको मतलब फंड देता है कि आप मतलब बनाइए। इसके बाद क्या करता है, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है, और टेरिटरी को, यूनियन टेरिटरी मतलब जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी देता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दीजिए आप। ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण है। जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है ना, इंटरेस्ट सबवेंशन होता है जो मतलब आपके ब्याज में छूट मिलती है, तो अप टू 3% पर एनम हमें छूट मिलेगी ब्याज में। कितनी मिलेगी, 3% तक मिलती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे कितनी छूट दी जाती है ब्याज में, 3% तक दी जाती है, ठीक है। तो यही फंड जो है इससे ही मतलब छूट दी जाती है। और कंसेशन इन द फाइनेंस बाय द नोडल लोनिंग, तो लोन जो आप लेते हो मछली पालन के लिए, जैसे आप मतलब KCC से लोन लेते हो ना, किसान क्रेडिट कार्ड से, वैसे मछली पालन के लिए जब लोन लेते हो KCC के माध्यम से ही लेते होगे, तो 3% का आपको क्या मिलता है यहाँ पे दोस्तों, बेनिफिट मिल जाता है आपको, मतलब कि सबवेंशन मिलता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट लोअर देन 5%, मतलब 5% से ज़्यादा ही इंटरेस्ट होगा, तब आपको 3% का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। और ये कहाँ से फंड, कौन से फंड का यूज किया जाएगा यहाँ पे जो 3% दे रहे हैं, तो ये वाला फंड होता है। कौन सा है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और देख लो यहाँ पे, ये क्या काम करता है, जो प्रोजेक्ट जो है सपोर्ट करता है किसको किसको, स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज को, मतलब प्रदेश को तुम्हारे, और साथ में जो UT हैं। और कैसे करता है, तो फिशरी हार्बर बनाता है, फिश लैंडिंग सेंटर बनाता है, आइस प्लांट बनाता है जहाँ मछलियों को रखोगे बर्फ में, कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, ठीक है, जहाँ मछलियों को रखोगे ताकि लंबे टाइम तक उसकी मतलब कि क्वालिटी मेंटेन रहे।
फिश ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बनाएगा, मतलब मछलियों को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ले जाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाएगा, ठीक है, जैसे कि मेराइन से लेके और इनलैंड सेक्टर तक के लिए, ठीक है। साथ में तुम्हारा मॉडर्न फिश मार्केट, मतलब मॉडर्न जो फिश मार्केट मतलब मछलियाँ जो मार्केट होगा वो तुम्हारा प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज हो, जहाँ मछलियाँ ख़राब ना हो और शायद हो सके तो जीवित रहें वो मछलियाँ, ताकि लोग वहाँ पे मछलियों को खरीद पाएँ, अट्रैक्टिव रहे। इसके बाद ब्रूड बैंक बनाएगा, जहाँ मतलब कि हेचरीज बनाएगा। हेचरी मतलब जहाँ मछलियों के बीज तैयार होते हैं, ताकि आप वो बीज को ले जाके फार्मर उसको फिशरी का पालन कर पाए, ठीक है। साथ में मॉडर्नाइजेशन करेगा स्टेट फिश सीड फार्म को, जहाँ मतलब सीड तैयार होता है मछली का, उसे भी मतलब मॉडर्नाइज करने की बात इस फंड के द्वारा की जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो ये फंड का नाम याद रखना आपको। इसका देखो क्या होता है, फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, इसी के तहत फिश प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएंगी, मतलब मछलियों के अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, वो बनाए जाएंगे। फिश फीड मिल प्लांट बनाए जाएंगे, मतलब मछलियों को खाना खिलाने के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए कुछ बनाए जाएंगे, मतलब कुछ मिल्स वगैरह देंगे, मिल्स प्लांट्स वगैरह तैयार करेंगे। केज कल्चर आपको बताया था मैं क्या होता है, कि आपका मतलब कि समुद्र है, वहाँ पे एक पिंजरे को डाल देते हैं, वहाँ मछलियाँ रहती हैं, तो केज कल्चर हो गया। और मेरी कल्चर वगैरह को बढ़ावा देगा। मेरी कल्चर मतलब जो मतलब कि समुद्र में आपकी मछलियाँ होती हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये बात क्लियर हो गई होगी, और ये हमने देख लिया फिशरीज एक्वाकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगला हमारा क्या है। तो दोस्तों ये हमारी यहाँ पे एक्वाकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। जैसे हमारी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है, वैसे यहाँ पे एक्वाकल्चर इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई है, और इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो जान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंतर्गत ही आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में, ठीक है। और इसको जो इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटिंग न्यू सेंटर सेक्टर सब स्कीम है, मतलब जो इम्प्लीमेंट करता है कौन करता है, ये करता है तुम्हारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए पहले कि प्रधानमंत्री जो मत्स्य किसान सह योजना है, ठीक है, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है तुम्हारा एक्वाकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। एक्वाकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और इसके अंतर्गत आता था, आपको बताया था मैंने, नीचे लिखा हुआ है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो NFDP भी इसी के अंदर आता है, NFDP आता है इसके अंदर। और एक इसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना, आता है आपका ये आता है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है ग्राफ, तब आपको थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो पाएगी। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, ये हमारा बना ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और ये हमारा स्टार्ट किया गया था 23-24 में, और इसका जो लास्ट है आपका 26-27 तक है। इसमें 6000 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा दूसरा एक इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का, दैट इज द नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म था, जो कि इसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सह समृद्धि योजना, जो आपको बताया था मैंने। और कब स्टार्ट किया गया था, 11/9/2004 को ये हमारा 2024 को शुरू किया गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म कब स्टार्ट किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 11/9/2024 को शुरू किया गया था। आपको यही पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत आता है, तो PMEMKSSY के अंतर्गत आता है, ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका मेन काम होता है आपका दोस्तों, इसका एम क्या होता है आपका नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का, कि ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर थ्रू क्रिएशन ऑफ द वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटीज एंड डेटा बेस फॉर द स्टॉक होल्डर एंड फिशरीज सेक्टर, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि आपका एक मतलब कि एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जो आपका डेटाबेस तैयार करेगा, आप कौन से लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कहाँ पे फिशरीज कल्चर हो रहा है, इसको प्रॉपर ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बस इतना समझ लो आप मोटे तौर पे, है ना। और ये क्या करता है, एक मतलब कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देता है फॉर द एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। आपको अगर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेना है तो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसी के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथ में स्ट्रेंथन करता है फिशरीज कोऑपरेटिव को, मतलब आपस में कोऑपरेटिव जो होते हैं फिशरीज के, सहकारिता जो होते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो इसको भी स्ट्रेंथन करेगा। इंसेंटिवाइजिंग द एक्वाकल्चर इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस आप ले रहे हो, जो प्रीमियम दे रहे हो, उसमें इंसेंटिव भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, इसी के माध्यम से आप इंसेंटिव वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आप अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो उसके बेस में भी आपको इंसेंटिव आपको दिया जाता है यहाँ पे। और साथ में फिशरीज ट्रेसेबिलिटी सिस्टम एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथ में एक चीज़ और देख लीजिए, जो आपका प्रधानमंत्री, ये जो आपका है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान, ये जो आपका था यहाँ पे मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो थी आपकी,
इसमें आपका जो कंपोनेंट 1B है, मतलब यहाँ पे एक्वाकल्चर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है बाय द फार्मर्स, ठीक है ना, मतलब इंश्योरेंस देते हैं ना, फिर क्रॉप इंश्योरेंस होता है। तो वैसे यहाँ पे भी इसी के अंतर्गत एक चीज़ आती है जो कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आती है, जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे पहले ही ये चीज़। तो ये आपको क्या करती है दोस्तों, इंश्योरेंस देती है फार्मर को और 1 टाइम इंसेंटिव देती है, ठीक है ना। और इसका जो रेट होता है ना 40% जो होता है आपका प्रीमियम पेड विथ सीलिंग अप टू 25,000 पर हेक्टेयर। मतलब कहना क्या चाहता है कि 25,000 रुपये आपको मिलेंगे 1 हेक्टेयर के लिए, और 40% आपको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा इसका। मतलब अगर 25,000 का 40% हम बात करें तो कितना हो जाएगा, लगभग 6,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो 6,000 आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, आपको 25,000 रुपये का आपको वापस आपको मिलेगा। और ऐसे ही आप देखेंगे तो लिमिटिंग, अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 1 लाख पर फार्मर फॉर द 4 हेक्टेयर अगर वाटर स्प्रेड एरिया है तो, मतलब 4 हेक्टेयर का अगर तालाब है तो आपको मैक्सिमम लिमिट जो है आपकी 1 लाख पर फार्मर तक है, ठीक है ना। मतलब 1 लाख एक फार्मर को मिल जाएगा, ठीक है। और 40% इसका प्रीमियम होता है, क्योंकि मछलियों में क्या होता है, बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है और डिजीज वगैरह का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रीमियम ज़्यादा है। साथ में एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे इंसेंटिव एक्वाकल्चर जो आपका सिस्टम है आपका, इसमें जो इंसेंटिव आपको देते हैं, यहाँ पे आपको इंसेंटिव की बात की जा रही थी। तो ये जो इंसेंटिव सिस्टम है कहाँ पे खर्च किया जा सकता है, केक कल्चर में। आपको बताया था ना केक कल्चर क्या होता है, सी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दूसरे मतलब जितनी भी इसकी मतलब कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है आपकी अगस्त 2025 की है, तो इसमें भी देखो वही चर्चा कर रहा है केक कल्चर का, RAS, बायोफ्लॉक एंड रेसवे। मैंने ऑलरेडी ये चारों चीज़ों को बताया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस हैं। एक तो ये पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, इसके थोड़ा थोड़ा डिटेल को आप देख लेना, जो हमने ऑलरेडी पीछे कवर कर दिया है, ठीक है। सेम प्रीमियम है आपका और ये सब चीज़ें हैं 1 लाख का जो बताया जा रहा है। और साथ में एक चीज़ और याद रखना कि जो SC ST और वुमेन होती हैं, इनको मतलब एडिशनल 10% का इंसेंटिव आपको दिया जाता है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है यहाँ पे। तो ये भी आपका कवर हो गया, यहाँ बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ इसमें। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारा टॉपिक छूट रहा था, जो कि टॉपिक है दोस्तों ये वाला हमारा है NDDB जैसा ही आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड होता है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड होता है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम देखते हैं क्या है। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका। तो ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो था आपका, एक कब इस्टेब्लिश हुआ था, 10 जुलाई 2006 को हुआ था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में, ठीक है। 2 चीज़ें आपकी हो गई। ये क्या काम करता है, तो ये पहली बात तो जान लो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो कि इसको डील कर सकता है, ठीक है। पहले जब बना था, पहले अलग अलग मंत्रालय नहीं थे, याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर ये सब एक साथ ही थे। पहले डिपार्टमेंट था एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, मंत्रालय एग्रीकल्चर था। फिर बाद में चेंज हुआ है, 2006 की बात कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। देन इसके बाद क्या करता है तुम्हारा कि मतलब कि ये जो इसका काम क्या होता है कि जो पोटेंशियल है तुम्हारा उसको हार्नेस करना, मतलब जो भी फिशरी सेक्टर में जितना भी काम कर सकते हैं उसको काम करने का प्रयास ये जो हमारी एजेंसी होती है NFDB करती है, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, 2019 की बात करें तो सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया था, जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब इसको सेपरेट कर दिया था। एक मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री बनाया था, डेयरी बनाया था और क्रिएट कर दिया था, ठीक है ना। ये जो मिनिस्ट्री जो है आपकी क्रिएट की गई थी 2019 में, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत फिशरीज, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री आता है। तो NFDB नाउ फंक्शनिंग एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। जो NFDB है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है अभी। और इसका मेन काम होता है इम्प्रूव सेक्टर फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। इन चीज़ों को इम्प्रूव करती है। तो फिश प्रोडक्शन को अच्छा करेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को काम करेगी और साथ में आपका मार्केटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इसके कुछ मिशंस थे, तो मिशन आप देख लीजिए ऊपर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में आएगा तो ऐसे भी आप यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे सर। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर थ्रू द इन्हांसमेंट ऑफ द फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल पोटेंशियल, न्यूट्रिशनल प्रोटीन। साथ मतलब जो सप्लीमेंट, मतलब जैसे आपको क्या है ना कि मान लो प्रोटीन की कमी है तो मछली आपको मतलब खाने के लिए सजेस्ट किया जा सकता है। तो मतलब वही कह रहा है कि मतलब कि जो सप्लीमेंट न्यूट्रिशियस प्रोटीन को सप्लीमेंट करता है मछली, क्योंकि पल्स का प्रोडक्शन ऑलरेडी कम होता है फ्रॉम द ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव कुछ देख लीजिए यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आपका। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात तो फिशरीज रिलेटेड एक्टिविटीज़ और एक्वाकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती हैं, फोकस करना, अटेंशन देना उसको, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना। देन आपका कोऑर्डिनेट फिशरीज एक्टिविटीज़ अंडर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोऑर्डिनेट द स्टेट गवर्नमेंट एंड UT को भी कोऑर्डिनेट करती है आपस में, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करना। इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग,
ठीक है। जो भी आपका स्टोर मछली आया उसको मतलब प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग के बारे में देखना। अचीव द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एक्वेटिक रिसोर्स, जो मतलब नेचुरल एक्वेटिक रिसोर्सेज है, पॉन्ड हैं, आपके रिवर्स हैं और सी हैं, उनको किस तरह से कंजर्व करें हम, ठीक है, उसमें भी काम करती है। एंड सप्लाई द मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करती है और साथ में प्रोवाइड करती है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म फिशरीज, ठीक है। इसका जनरेट करती है सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी जनरेशन यहाँ पे करती है और साथ में आपका ट्रेन एम्पावर करती है वुमेंस के ऊपर। तो इस तरह से मतलब ओवरऑल आपको पता ही है क्या चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इससे मिलती है, ठीक है। तो ऐसा करके हमने फिशरीज के बारे में लगभग चीज़ें कवर कर लिया दोस्तों। और आपको मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि फिशरीज से जो भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर जो था आपका, करंट अफेयर कवर हो चुका है आपका, ठीक है, बात क्लियर हो गई है। आपकी योजना जो है यानी स्कीम वो भी कवर हो गई यहाँ पे कंप्लीट। आपको कोई स्कीम कहीं भी पढ़ना नहीं है, इसको देख लेना है। और आपका जो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये भी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं यहाँ पे। आपको याद रखना है चीज़ों को। और साथ में आपको सिर्फ एक चीज़ अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो आप कि मछली की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, अदरवाइज आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपका कंप्लीट जो है आपका फिशरीज यहाँ पे कवर